नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हैं आप लोग? आज हम एक बेहतरीन मुद्दे पर डिस्कस करने वाले हैं जिसका इंतजार पूरा विश्व कर रहा है। कहेंगे सर कौन सा है ऐसा कि पूरा विश्व कर रहा है? विश्व कर रहा है वर्ष 2025 में प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ का। सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी लोग इस महापर्व का आनंद उठाने के लिए प्रयागराज की धरती पर पधारने वाले हैं। और उम्मीद है कि इस महाकुंभ में करीब 13 करोड़ लोग स्नान करने आएंगे। 13 करोड़ की जनसंख्या उम्मीद की जा रही है, हो सकता है संख्या इससे भी ज्यादा हो जाए। 13 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे प्रयागराज संगम में। अगर आप इच्छुक हैं पूरी तरह से जानने में कि आखिर कुंभ होता क्या है, ये अर्ध कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ क्या होता है, इसकी जानकारी चाहिए आपको। कुंभ किस किस जगह होता है, किन शहरों की किन नदियों के किनारे होता है, और आखिर कुंभ की तारीखें तय कौन करता है, क्योंकि ये तो एक धार्मिक आयोजन है। तो इसकी निश्चित है कि तारीखें धार्मिक तौर तरीकों से ही तय होती होंगी, तो इसकी तारीखें तय कौन करता है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा पूरा। और कुंभ शब्द हम बार बार बोल रहे हैं, तो ये कुंभ आया कहां से है, आखिर इसका कुंभ नाम पड़ा कैसे, कुंभ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसकी पौराणिक कथा क्या है, ये भी मैं आपसे सब डिस्कस करने वाला हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ करीब 20 मिनट तक। तो आपको 20 मिनट में पूरी जानकारी मिल जाएगी महाकुंभ 2025 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, महाकुंभ 2025 के बारे में जानकारियां एकत्र करते हैं और आनंद उठाते हैं इस पूरे 20 मिनट के सेशन का। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखिए सबसे पहला प्रश्न उठता है कि आखिर नाम इसका महाकुंभ क्यों पड़ा, आखिर क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि महाकुंभ जो है, हिंदू धार्मिक जो धर्म को मानते हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं लोग, उनके लिए एक महापर्व है ये। इसमें धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, धार्मिक चर्चाएं होती हैं, समय समय पर शाही स्नान किए जाते हैं, कई अखाड़ा लोग अपना बल दिखाने आते हैं। दूसरा, विश्व के कोने कोने से लोग इस शाही स्नान को करने के लिए यहाँ पर आते हैं, कुंभ मनाने के लिए। मतलब समझ लीजिए कि मानते हैं कि अगर कुंभ में अगर किसी ने डुबकी लगा ली तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो कुंभ का शब्द अर्थ होता है, जो शाब्दिक अर्थ है कुंभ का, वो होता है घड़ा। ध्यान रखिएगा कभी आ जाए कि कुंभ जो हम बार बार बोलते हैं, कुंभ क्या है, तो कुंभ का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है घड़ा। अब इस घड़े की कहानी जुड़ती है, हमारी एक पौराणिक कथा है, आपने समुद्र मंथन सुना होगा अगर। समुद्र मंथन, तो अगर समुद्र मंथन अगर आपने सुना होगा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे समुद्र मंथन को, तो एक प्रकार से ये चित्र आपको जो दिख रहा है, इस समुद्र मंथन में असुर और देवताओं के बीच जब संघर्ष चल रहा था, तो उस समय समुद्र मंथन हुआ। तो समुद्र मंथन में एक पर्वत था और उसमें शेष नाग को लपेट दिया गया। तो एक तरफ से असुर खींच रहे थे, एक तरफ से उसको देवता खींच रहे थे। और इस मंथन से कई सारी दिव्य चीजें क्या हो रही थी, निकल रही थी। इसी ही दिव्य चीज इसमें ही बहुत सारी जो दिव्य चीजें निकल रही थी, उसी में ही एक अमृत कलश निकला। तो अमृत कलश निकला, तो निश्चित है कि अमृत कलश को प्राप्त करने के लिए हर कोई जाएगा, क्योंकि अगर अमृत की बूंदे पी लेगा तो वो अमर हो जाएगा, ये माना जाता है। तो इसकी कुछ बूंदें इधर उधर गिर गई, कुछ क्षेत्रों में गिर गई, कुछ शहरों में गिर गई। दो शहर हैं आपके चार, याद रखिएगा कि अमृत की जो बूंदें हैं वो चार शहरों में गिरी, जिसमें उत्तर प्रदेश के दो शहर हैं, प्रयागराज, दूसरा है हरिद्वार, मध्य प्रदेश में है उज्जैन, और महाराष्ट्र में है नासिक। यानी कि इन चार स्थानों पर ये जो अमृत की बूंदें गिरी, यहीं पर ही हम लोग कुंभ मेले का आयोजन करने लगे। तो ये इसकी पौराणिक कथा है। फिर दूसरा पॉइंट निकल करके आता है कि सर आप बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं अर्ध कुंभ का, पूर्ण कुंभ का और महाकुंभ का, ये क्या होता है ये थोड़ा सा बता दीजिए हमको। चलिए मैं चाहता हूं कि पेस लग जाए, तो मैं आपको कुछ यहाँ पर डिटेल देना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पॉइंट निकल करके आता है कि आखिर कुंभ होता क्या है। तो कुंभ,
अगर यहां पर हम कुंभ के प्रकार देखें, कुंभ के प्रकार समझेंगे ध्यान से, तो कुंभ तीन प्रकार का है। ठीक, तीन प्रकार का। एक होता है अर्धकुंभ, अर्धकुंभ। दूसरा होता है आपका पूर्ण कुंभ, और एक होता है आपका महाकुंभ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, महाकुंभ। ठीक, जो आपका अर्धकुंभ होता है वो प्रत्येक 6 वर्ष में होता है। प्रत्येक 6 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। प्रत्येक 6 वर्ष में आयोजन। और प्रत्येक 6 वर्ष में जो आयोजन होता है उसके दो स्थान है मात्र। एक आपका होता है प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद कहते थे पहले, और दूसरा स्थान होता है हरिद्वार। तो ध्यान रखिएगा कि जो 6 वर्ष में हमेशा अर्धकुंभ होता है वो दो शहरों में होता है। एक है आपका प्रयागराज और दूसरा है आपका हरिद्वार। जो पूर्ण कुंभ होता है इसका आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। कितने में होता है? प्रत्येक 12 वर्ष। प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजन। अगर प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजन की हम बात करते हैं तो 4 प्रकार का आयोजन है यहाँ पर। मतलब 12 वर्ष में 4 शहर होंगे, तो 2 शहर तो कॉमन ही है, प्रयागराज तीर्थों का राजा, दूसरा हरिद्वार हरि का द्वार, भगवान विष्णु का द्वार, फिर तीसरा है उज्जैन, उज्जैन, और चौथा है आपका नासिक। ठीक, तो 12 12 में आप देखिए, 12 12 करके अगर देखेंगे तो इस तरह से हर 12 वर्ष में आयोजन होता है। तो यहां पर 12 12 करके हर प्रत्येक 12 वर्ष में प्रयागराज में होगा, हरिद्वार में होगा, उज्जैन में होगा, नासिक में। और ये जो महाकुंभ होता है इसका आयोजन 144 वर्ष में होता है। जो वर्तमान में 2025 में जो महाकुंभ होने वाला है, वर्ष 2025, वो महाकुंभ है। 144 वर्षों के बाद समझिए ये हो रहा है। 144 वर्षों, कितना 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 बड़ा मेला लग रहा है। और लोग इंतजार कर रहे हैं कि यार भाई 144 वर्षों के बाद हो रहा है, पता नहीं आगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, है? चलो डुबकी लगाए आते हैं जा करके। तो 144 वर्षों के बाद इस महाकुंभ का आयोजन 2025 में हो रहा है, और पहला शाही स्नान होने जा रहा है मकर संक्रांति के दिन से 13 जनवरी को। ठीक, और ये सिर्फ होता है प्रयागराज में। सिर्फ एक ही स्थान है इसका, प्रयागराज, तीर्थों का राजा प्रयागराज। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो ये मैंने बहुत अच्छे पॉइंट बता दिए कि अर्धकुंभ क्या है, पूर्ण कुंभ क्या है और महाकुंभ क्या है। और ये भी आपको बता दिया कि ये जो महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है वो हो रहा है 144 वर्षों के बाद प्रयागराज में। और ये सिर्फ एक ही जगह होता है, वो प्रयागराज में। 12 वर्षों में जो आयोजन होते हैं वो 4 शहरों में है, 6 वर्ष में आयोजन 2 शहरों में होता है। इतना मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलिए अब बात उठाते हैं। इतना तो समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, कुछ बात करते हैं इसमें। ठीक, मैं चाहता हूं कि वीडियो अपना चलता रहे और कुछ आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, अब प्रश्न अगला उठता है कि सर महाकुंभ का ये जो आयोजन होता है, या अर्ध कुंभ का आयोजन होता है, या पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है, इसकी तारीख कौन तय करता है सर? अगर इसकी तारीखों की बात की जाए, इसकी तारीख कौन तय करता है, तो इसको हमको ध्यान रखना होगा कि इनकी जो तारीखें हैं वो कोई विज्ञान तो नहीं तय करेगा, ना कोई वैज्ञानिक तय करने आएगा, ना हमारा इसरो करेगा, ना हमारा नासा करेगा। हमारा हिंदू धर्म तय करता है। हमारे जो हमारे जो विज्ञान है, ज्योतिष, वो तय करता है। ज्योतिष तो आप जानते ही हैं कि ज्योतिष हमारे नक्षत्रों की जो है ना, नक्षत्र हमारे गुजरते हैं, बृहस्पति है, सूर्य है, ये नक्षत्र कहाँ से गुजरते हैं उन पर निर्भर करता है कि किस राशि से होकर गुजर रहे हैं। आपके जो नक्षत्र किस राशि में है, तो इनकी कैलकुलेशन की जाती है। जब ये कैलकुलेशन हो जाता है तब हम बताते हैं कि हाँ, अगर ये स्थिति ये है तब यहां पर कुंभ होगा, इस शहर में होगा। तो मैं फिर से इसको एक ड्रॉ करने की दोबारा कोशिश करता हूं। तो आप देखिएगा, तो कुंभ की तारीख का गणना कैसे होता है, तो ये देखते हैं। तो मैं आपको एक हेडिंग के रूप में डालता हूं यहां पर पॉइंट, कि महाकुंभ की तारीख कैसे तय होती है। महाकुंभ की तारीख कैसे तय होती है, इस चीज को हमको समझना है। ठीक है, महाकुंभ
कि तारीख कैसे तय होती है। तारीख कैसे तय होती है, कैसे तय होती है, इसकी हमको जानकारी करना है। तो मैंने कहा ना कि तारीख तय करने के लिए हम ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेते हैं। ज्योतिष विज्ञान का सहारा लेते हैं। तो ज्योतिष विज्ञान कहता है कि दो वो लेता है कि बृहस्पति और सूर्य की स्थिति कैसी, यानी कि ज्योतिष में जो लिया जाता है हमेशा उसमें बृहस्पति बृहस्पति और सूर्य की स्थिति का पता लगेगा इसमें। तो देखते हैं इसमें बृहस्पति बृहस्पति और सूर्य ये किस राशि में है, बृहस्पति और सूर्य किस राशि में है, ये तय करता है कि आयोजन कहां होना है। अगर बृहस्पति वृषभ में है, ध्यान रखिएगा, बृहस्पति किस राशि में है, वृषभ राशि में। याद रखिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। बृहस्पति अगर वृषभ राशि में है और सूर्य आपकी मकर राशि में है, मकर, तो आयोजन होता है आपका प्रयागराज में। कहाँ आयोजन होता है, प्रयागराज में। बहुत बढ़िया। कहेंगे सर ये तो आप क्या आप समझाने लगे, आप तो जीएस पढ़ाते हैं। ये भी जीएस का हिस्सा है। जीएस में क्या नहीं आता, जीएस में तो हर चीज आनी चाहिए आपको। तो अगर वृषभ राशि में बृहस्पति है और मकर राशि में सूर्य है, ऐसी स्थिति अगर बनती है तो आयोजन होता है प्रयागराज में। फिर अगर कुंभ, बृहस्पति अगर कुंभ राशि में, किस राशि में है, कुंभ, किस राशि में है, कुंभ, और सूर्य की राशि क्या है आपकी, मेष, तो इसका आयोजन होता है आपका हरिद्वार में। कहां होता है, हरिद्वार में। तैयार रख लीजिए कि अगर बृहस्पति कुंभ में है, कुंभ राशि से है, और सूर्य किस राशि में, मेष राशि में है, तो इसका आयोजन होगा हरिद्वार में। और अगर बृहस्पति सिंह राशि में है और सूर्य भी किस राशि में है, सिंह राशि में है, तो जानते हैं इसका आयोजन कहां होता है, नासिक में। कहां आयोजन होता है इसका, नासिक, नासिक। और चौथा, अगर बृहस्पति सिंह राशि में है और सूर्य आपका मेष राशि में है, तो एक ही शहर बचा, उज्जैन। इसका आयोजन होगा कहां पर, उज्जैन में। कितना अच्छा प्रश्न तैयार करा दिया, उज्जैन। ठीक, याद रहेगा कहां पर होगा आयोजन, उज्जैन में। तो कहेंगे सर ये तो किसी ने नहीं बताया, मैंने बता दिया, आप तैयार कर लीजिए। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे, इस प्रकार से महाकुंभ का तारीखें तय होती हैं ज्योतिष विज्ञान में, और बृहस्पति और सूर्य किस राशि में भ्रमण कर रहे हैं ये तय करता है कि आयोजन कुंभ का किस शहर में होने वाला है। प्रयागराज में जो आयोजन होता है, आपको सबको पता है कि प्रयागराज में जो नदी है, जो नदी है, अगर कोई पूछते प्रयागराज में जो आयोजन है वो 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। ठीक। दूसरा जो प्रयागराज के साथ हरिद्वार में आयोजन होता है, तो ये किस नदी के किनारे होता है, गंगा नदी के किनारे होता है। और नासिक में जो आयोजन होता है वो गोदावरी नदी के किनारे होता है, जिसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। और उज्जैन में जो आयोजन होता है वो होता है आपकी क्षिप्रा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, क्षिप्रा नदी के किनारे। ये भी प्रश्न आपका तैयार हो गया। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न है, ज्योतिष का भी बता दिया, नदियां भी बता दिया, ज्योतिष भी मिल गया, भूगोल भी मिल गया, क्वेश्चन तैयार हो गया। ठीक है, सब मैंने आपको डिटेल आपको दे दी। चलिए आगे चलते हैं, ये तो क्लियर हो गया होगा यहाँ तक का। आगे हम लोग बात करते हैं, अगर पूछा जाए कि सर आयोजन कैसे होता है। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमें क्यों आयोजन करना चाहिए, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो महाकुंभ का भाई उद्देश्य यह है कि जो हमारा हिंदू धर्म है उसको दूर दूर तक फैलाया जाए। दूर तक फैलाने का एक ही तरीका होता है कि जितने भी हिंदू लोग हैं वो समागम करें, एक जगह पर इकट्ठा हो। जो हिंदू धर्म को लीड करते हैं धर्मगुरु, जो अखाड़े हैं वो आए, वो शाही स्नान करें, और शाही स्नान से पहले वो विचारों को रखें, धार्मिक अनुष्ठान हो, हाँ? सांस्कृतिक विविधता को दिखाने की कोशिश होती है कि इतने सारे लोग एक जगह पर एकत्र हो रहे हैं। अलग कोई दक्षिण से आ रहा है, कोई पूरब से आ रहा है, कोई उत्तर से आ रहा है, कोई मध्य भारत से आ रहा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कोई मध्य भारत से आ रहा है। इतनी विविधता होने के बावजूद भी हमारे अंदर एकता कितनी है, ये परिचायक होता है कि हिंदू धर्म कितना ताकतवर है।
हिंदू धर्म के अंदर एकता कितनी है, ये परिचायक है कुंभ इस बात का। इसीलिए समागम किया जाता है कि सारे लोग कम से कम 6 वर्ष में, 12 वर्ष में बार बार एक जगह इकट्ठा हो और अपनी सारी जो भेद हैं, कुल मिलाकर के एक दूसरे से मन मुटाव हैं, उत्तर दक्षिण को लेकर, पूरा पश्चिम को लेकर के, मध्य को लेकर के, इन मनमुटाव को हम दूर करें। तो जब एक होंगे तब ये मनमुटाव दूर हो जाते हैं, ये उसका उद्देश्य है। एक चीज और निकल करके आती है कि इसके और क्या कोई ऐतिहासिक बैकग्राउंड है, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यही है कि यहाँ पर मौर्य काल और गुप्त काल से ही, आपकी 4वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही छोटे छोटे रूप में कुंभ का आयोजन किया जाता था। फिर पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने प्रयागराज में कुंभ का एक बड़ा आयोजन करना स्टार्ट कर दिया। कुंभ में जब आयोजन होता था प्रयागराज के किनारे संगम में, तीर्थों के राजा प्रयागराज में, तो वहां पर क्या होता था, खूब सारा हर्षवर्धन दान देता था और उसने कुंभ को भव्य बनाने की कोशिश की। इसके बाद मध्यकाल में आते हैं तो अकबर, क्योंकि धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक था, वो ये बताने की कोशिश करता था अकबर की मैं हिंदू और मुसलमानों में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता हूं, तो उसने 1565 में नागा साधुओं को अनुमति दे दी कुंभ में आने की। फिर इसके बाद अंग्रेज आ गए, अंग्रेजों ने इसके दस्तावेज तैयार किए, इसका रेगुलर आयोजन उन्होंने करना स्टार्ट किया, उसको क्रमबद्ध करना क्या कर दिया, स्टार्ट किया और उसको रजिस्टर मेंटेन करने लगे। फिर यहाँ पर 19वीं शताब्दी में जेम्स प्रिंसेप का अगर नाम आपने सुना होगा, तो अनुष्ठानिक प्रथाओं और सामाजिक धार्मिक गतिशीलता का उसने वर्णन किया है। यानी कि जेम्स प्रिंसेप, नाम आपने जरूर सुना होगा इतिहास में, कि जेम्स प्रिंसेप ने ये जो अनुष्ठान होते थे, जो धार्मिक क्रियाकलाप होते थे, जो सामाजिक गतिविधियां होती थी, जो आर्थिक गतिविधियां होती थी, उसको भी क्या करता था, इसने यहाँ पर डिफाइन किया है। इस पर देश आजाद हो गया और कुंभ का आयोजन अच्छे से धूम धड़ाके से होने लगा। तो हिंदू धर्म को बढ़ाना है तो हमें कुंभ में आना है। कुंभ हमारी शक्ति का प्रतीक है, हिंदू धर्म की एकता का प्रतीक है। सभी हिंदुओं को एक होना चाहिए, क्योंकि अगर एक होंगे तभी तो हम विश्व में अपने धर्म को आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारा धर्म तो बहुत पुराना है, 2500 ईसा पूर्व के आसपास, हड़प्पा सभ्यता के समय से ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल की अगर बात की जाए, वहां से हम लोग चालू हो जाते हैं। हाँ, ये सारी बातें हैं। फिर दूसरा प्रश्न एक बहुत अच्छा है, यहाँ पर एक प्रश्न और तैयार कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने, ध्यान रखिएगा किस सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, मैं चाहता हूं कि फिर से एक बार आ जाए, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ये मान के चलिए कि वर्तमान की उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया है। आप प्रयागराज जाइए, देखिए इतनी अच्छे अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, लग रहा है कि पूरा एक नया शहर बसा दिया है प्रयागराज के आसपास। तो जब शहर बसाया जाएगा तो निश्चित है कि प्रशासन की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो यहां पर क्या किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, महाकुंभ क्षेत्र को, याद रखिएगा किस क्षेत्र को, महाकुंभ क्षेत्र को 76वां जिला घोषित कर दिया है। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं, उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, लेकिन यहां पर जब तक महाकुंभ का आयोजन चलेगा ये 76 जिला बनाया गया है। तो एक बहुत अच्छा प्रश्न कि यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी सरकार ने 76वां जिला घोषित किया है, 76वां जिला बनाया है। यानी कि जिला बनाने का अधिकार किसके पास है, राज्य सरकार का। 76वां जिला घोषित किया है, किसको घोषित किया है, महाकुंभ क्षेत्र को, महाकुंभ क्षेत्र को। और ये जिला तब तक अस्तित्व में रहेगा जब तक कुंभ का आयोजन चलेगा। जैसे ही आयोजन खत्म होगा इस जिले को समाप्त कर दिया जाएगा। इस जिले में प्रयागराज की 4 तहसीलें ली गई हैं, इस जिले में प्रयागराज की 4 तहसीलों को शामिल किया गया है और प्रयागराज की 4 तहसीलें और 67 गांव लिए गए, 67 गांव लिए गए। तो ये पॉइंट बहुत अच्छा है एग्जाम की दृष्टि से कि यूपी सरकार ने 76वां जिला घोषित किया, किसको, महाकुंभ क्षेत्र को। इसमें प्रयागराज जिले की 4 तहसीलें और 67 गांव को शामिल किया गया है। जैसे ही ये कुंभ समाप्त होगा वैसे ही इस जिले को भी समाप्त कर दिया जाएगा। जिला बनाने और उसको समाप्त करने की पूरी ताकत राज्य सरकार के पास होती है। तो मेरे हिसाब से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और लगभग मैंने सभी प्रश्नों का क्या है जवाब दे दिया है। तो आप लोग भी, आपसे निवेदन है सबसे कि महाकुंभ 2025 में जो 13 तारीख से शाही स्नान चालू हो रहा है, उसके बाद आम जनता के लिए स्नान खोल दिए जाएंगे। तो जरूर जाइए,
प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के पावन तट पर डुबकी लगाइए और अपने पापों को धुलने की कोशिश करिए। पाप उस रूप में धुलिए कि दोबारा गलतियां ना हो। और दूसरा, एक वादा करिएगा जब वहां जाइएगा कि हमें अपनी नदियों को शुद्ध करना है, हमें अपने पर्यावरण को बचाना है और हमें मानवता के लिए कार्य करना है। ये आपको वहां पर जब आप डुबकी लगा रहे होंगे, ये अपने आप से एक वादा करना है, क्योंकि धर्म मानवता सिखाता है, धर्म लचक सिखाता है, धर्म लोगों से लोगों को जोड़ना सिखाता है। शायद भर यही उद्देश्य है महाकुंभ 2025 का, जिसका आयोजन 144 वर्ष के बाद हो रहा है, जहां उम्मीद की जा रही है कि लगभग 13 करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाएंगे। तो हर हर गंगे। ठीक है, जय हिंद जय भारत। एक लाइन बोलूंगा फिर से, वही लाइन जो सबके लिए है, वसुधैव कुटुंबकम की। हाँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ठीक है, कल मिलते हैं और एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद जय भारत।